गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। न्यू अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के साथ सुनो पाकिस्तान के एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। सुबह बखैर। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, हमेशा की तरह लेकर आए हैं इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से भरपूर एक और शो, जिसमें सबसे पहले आप जान सकेंगे मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन अपडेट्स और उसके बाद कुछ बात करेंगे शहर इक़्तिदार में जारी आलमी सरगर्मियों और PTI के एहतजाज की। आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में पहली बार 3D प्रिंटिंग के जरिए से तैयार होने वाली इंसानी हड्डियों को एक मुनफरद यूनिट से आपको मुतारिफ करवाएंगे और साथ ही साथ बात करेंगे लंडे बाजार की, जहां महंगाई के साए मंडलाने लगे हैं। और इसके अलावा आपको बताएंगे मोटापे से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि मोटापे का से बचाव के हवाले से आज है आलमी दिन, तो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी देंगे और ये ऐसी टिप्स होंगी जो कि आपकी ज़िंदगी में एक वाज़ेह तब्दीली ला सकेंगी। आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उन जुड़वा भाइयों से जिनकी सिर्फ शक्ल ही नहीं बल्कि आवाज़ भी एक जैसी है। और आखिर में बात करेंगे हर किस्म की मुश्किलात के हल के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में आसान और आजमूदा वज़ाइफ। लेकिन उसके लिए आपको देखना होगा हमारा कंप्लीट शो। और अगर कोई सेगमेंट मिस हो जाता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाइए, फेसबुक, यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, वहाँ पे कमेंट कीजिए और वो सेगमेंट भी इंजॉय कीजिए। हमें बताइए आपको कैसा लगा और क्या आप मज़ीद देखना चाहते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं मौसम की सूरत हाल, जो कि हमें बताती है नजफ राजा। तो इंतज़ार किस बात का, आइए मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश, जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहेगा। बलाई सिंध और पंजाब के चंद मैदानी इलाकों में स्मोक और धुंध का राज बरकरार रहेगा। ताहम शहर कायद कराची का मौसम तब्दील होने लगा है और सुबह के औकात में ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुलंद वाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 18 और कम से कम 1 डिग्री रहने का इम्कान है। कलों के बादशाह स्कर्दो की बात कर लेते हैं। वहां पर टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा 11 और कम से कम -2 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसम आते हैं आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खुश्क और सर्द रहने की पेशगोई की है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं आज़ाद कश्मीर का मौसम। तो आपको बताते हैं जहां मतला साफ और मौसम सर्द रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22 और कम से कम 8 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर अजला का मौसम खुश्क रहेगा। फूलों के शहर पेशावर में दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 26 और कम से कम 8 डिग्री रहने की तवक्को है। पाकिस्तान के स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, यानी कि सवात की, वहां पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 22 और कम से कम 5 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसम आते हैं आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के ज्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान जाहिर किया है। और अब आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं सुबह पंजाब के मौसम की तरफ, जहां अक्सर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। बागों के शहर लाहौर का दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 27 और कम से कम 12 डिग्री रहने की तवक्को है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का तज़किरा करते हैं, वहां पर कम से कम पारा 7 और ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री रहने का इम्कान है। मुल्तान का जिक्र करें तो वहां पर कम से कम टेम्परेचर 14 और ज्यादा से ज्यादा 27 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, उकाड़ा, फैसलाबाद, बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और गिरदो नवा में स्मोक और धुंध की पेशगोई की गई है। इंतजामिया की जानिब से अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। और अब रुख करते हैं सुबह बलूचिस्तान के मौसम की तरफ, जहां मतला साफ रहेगा और दिन भर सूरज खूब चमकेगा। खुश जायका फलों के शहर कोयटा का दर्जा हरारत आपके साथ शेयर करें, कम से कम टेम्परेचर 3 और ज्यादा से ज्यादा 21 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के ज्यादातर अजला में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। और अब आखिर में जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां सूरज का राज बरकरार रहेगा। कराची की बात करें तो शहर कायद के मौसम में तब्दीली देखने में आ रही है। सुबह सवेरे ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, जिसके बाद टेम्परेचर में मामूली कमी आई है।
कराची का दर्जा हरारत आपके साथ शेयर करें तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री रहने की तवक्को है। हैदराबाद में दर्जा हरारत कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसम आते हैं आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है, ताहम सखर, जैकबाबाद, टंडोजाम और गिरदोनवा में स्मोग और धुंध छाई रहेगी। ठंडे ठार मौसम की सूरत हाल आपने जानी। अब कुछ गर्मा गर्म मुल्क की सियासत की बात करें तो सियासी कशीदगी एक बार फिर से अरूज पर है और एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ है उसकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और दूसरी जानिब जो गैर मुल्की शख्सियात हैं और जो वफ्द है वो इस्लामाबाद में मौजूद है। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिशें जारी हैं और इस वक्त जो उनका टारगेट है वो डी चौक पर पहुंचना है और आज एहतजाज का तीसरा दिन है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए रात गए, लेकिन वो ताहाल डेडलॉक का शिकार दिखाई देते हैं। हुकूमत ने पीटीआई को मुतबादिल जगह पर धरने के लिए जगह देने की पेशकश की है, मगर बुशरा बीबी इस जिद पर हैं कि हर सूरत डी चौक में जाना है और वहीं पर जाकर हमने धरना देना है। जिसके बाद पीटीआई के कारकुनों ने डी चौक जाने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले शुरू कर दिए हैं और अब तक इन हमलों में रेंजर्स के 4 और पुलिस के 2 एहलकार हैं जो शहीद हो चुके हैं और 100 से ज़्यादा एहलकार जख्मी हैं, जिनमें मुतादिद की हालत के बारे में बताया जाता है कि वो तशवीशनाक है। दूसरी जानिब पीटीआई के इंतशार से निपटने के लिए इस्लामाबाद में फौज तलब कर ली गई है और शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म दे दिया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ये कहते हैं कि कर्फ्यू लगाना पड़ा और या फिर कोई और इंतहाई इक़दाम उठाना पड़ा तो हम उठाएंगे। एहतजाज की कॉल देने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। एहलकार की शहादत के जिम्मेदारों पर मुकदमा दर्ज होगा। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी खबरदार किया है कि हुकूमत को वफाकी दारुल हुकूमत की हिफाजत के लिए अपना अज़्म साबित करना पड़ेगा। पीटीआई को अगर रोकना है तो फिर ताकत के इस्तेमाल के सिवा कोई रास्ता नहीं है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रुहेल असगर साहब। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, पीटीआई का एहतजाज जारी है, काफिले इस्लामाबाद पहुँच गए हैं, अब हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? पीटीआई के एहतजाज को कैसे रोका जाएगा, इस पर ज़रा बताइए कुछ। क्यों रोकने की जरूरत क्या है? मैं अगर मशवरा दूँ ना, अगर मेरा मशवरा को माने तो मैं उनसे ये कहूँ कि 2 तरह का काम नहीं चल सकता। आपको या तो फिर स्टेट बन के सामना करना, एक स्टेट की हैसियत से आपने सामना करना, या फिर छोड़ दिया। क्या कर रहे हैं आप? जो कभी आता है बयान आता है किसी का कि बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं, कभी पूछाता है, कभी कोई जवाब दे रहा है, कोई जवाब दे रहा है। तो मेरे ख्याल में शायद यहाँ पे जो कंफ्यूजन है वो ये है कि स्टेट अपना जो उनको असल रवैया अख्तियार करना चाहिए वो रवैया अख्तियार नहीं किया। मैंने इससे बेशतर भी अर्ज किया था, शायद मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचती अवानों तक, क्योंकि बड़ी बड़ी ऊंची बातें हैं ना, वहाँ तक का आवाज़ पहुँचती है, आवाज़ भी इतनी नहीं होती है, पहुँच जाती है। मैं मेरे उस वक्त भी ये कहा था कि खुदारा आप अपने जितने आपके अहम अदारे हैं उनको आप सिक्योर कर ले और बाकी उनको उनके हाल पे छोड़ दे। सही। अब वो क्या रहा है? वो ये रहा है कि वो लोगों की जिंदगी को हीरन करने का सेरा उनके अख्तियार है, लेकिन जब आप पूरे शहर को सील कर देंगे, लोगों की मोबाइलाइजेशन जो है वो रुक जाएगी, अपनी मर्जी से चाहे वो 10 दिन घर से बाहर ना निकलें, लेकिन जब उन पर ये पाबंदी आयद हो जाए कि आपने घर से बाहर नहीं जा सकते इसलिए कि गवर्नमेंट ने सारा शहर सील कर दिया, वो जो बुरा भला उन लोगों को कहना है जो रास्तों को रोकेंगे, जो एक क्योस क्रिएट करेंगे, जो एक ऐसी फिजा जो कि इंतहाई ख़राब होगी वो बनाएंगे, अब बजाय उनको बुरा भला कहने के आप हुकूमत को बुरा भला कहा जा रहा है। Exactly. तो उन्होंने सारे शहर को
लोग इजीली बात निकल ही नहीं सकते, कैद होकर रह गए हैं। तो इसलिए मैंने ये मशवरा सर बड़ा पॉइंट है। ये भी बता दीजिएगा कि खबरें ये भी आ रही हैं, सुनने को मिल रही हैं कि गुज़श्ता रोज़ हुकूमत और पीटीआई के दरमियान रब्ता हुआ, मगर डेडलॉक जो है वो बरकरार रहा। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में क्या बातचीत हो रही है और इस हवाले से क्या अब तक कोई पेशरफ भी हुई है? मंतक की समझ नहीं आई। एक जो वफाकी वजीर है वो बड़ा सख्त बयान देते हैं, जो आएगा वो बाहर नहीं जाएगा, जो आएगा वो पकड़ा जाएगा, जो आएगा उसके साथ निपट लेंगे। जी। और दूसरी तरफ कोई साहब ये बयान देते हैं कि हमारे मज़ाकरात चल रहे हैं। मैंने अभी आपको बड़ी तफसील से बात की है, मज़ाकरात किस बुनियाद पे चल रहे हैं? हुकूमत ना तो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात रखती है, ना हाई कोर्ट के इख्तियारात रखती है, ना सेशन कोर्ट के, इवन सिविल कोर्ट के इख्तियारात भी हुकूमत के। तो कैसे आप, मतलब अगर इमरान साहब को जेल हुई है या कैद हुई है या केस चल रहे हैं तो कैसे विड्रॉ कर सकते? और मेरा ख्याल है इमरान साहब को भी अपने केसेस में विड्रॉ नहीं करवाना चाहिए। इसलिए अगर वो विड्रॉ कराते हैं तो फिर वो जो शोर मचाते हैं एनआरओ का, वो एनआरओ का दबाव उनके ऊपर लग जाए। जी। अब मैं तो आपके सामने ही मैंने तो जो आपके अर्ज किया, आपने जो पूछा मैंने आपके अर्ज कर दिया, इसका जवाब तो गोहसन दिस। और ये इबहाम में बातें करना और उसके बात करने के बाद उस पर एक सवालिया निशान छोड़ जाना, ये कमजोर लोग करते हैं। ताना लोग, आदर लोग नाम लेते, बात करनी बताती है कि ये कहाँ पे चल रहे हैं और किस बुनियाद पे ये आपके जो है गुफ्तगू किस बुनियाद की हो रही है। बिल्कुल ठीक, बड़े बेहतरीन अंदाज में अपने पॉइंट को आपने ब्रीफ किया है। पीटीआई पर नज़र डालते हैं कि वो कर क्या रही है। पीटीआई की अब तक की जो हिकमत अमली सामने आई है वो कुछ इस तरह के इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेर लिया जाए और हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाए। अगर पीटीआई इस मकसद में कामयाब हो जाती है तो क्या हुकूमत पर ये दबाव बर्दाश्त हुकूमत कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? क्या इकदाम लेगी? भला को कह रहा है वो आपको इसी का जा रहा है, कंटेनर आपने लगा के आपने सीज कर दिया। अब क्या होगा? चलिए आप करिए, आपने इस्लामाबाद को घेर लिया, उससे फर्क क्या पड़ेगा? क्या हुकूमत की कार्रवाई रुक जाएगी या हुकूमत का काम रुक जाएगा या सुप्रीम कोर्ट फैसले करना छोड़ देगी? अब जो साइलान आएंगे सुप्रीम कोर्ट में वो वहां पर नहीं आ सकेंगे, इसका मतलब है कि लोगों का इंसाफ हो जाएगा। और दुनिया में एक बात बहुत अहम समझी जाती है, जहां पे अदलिया काम कर रही हो उसको एक अच्छी निगाह से देखा जाए। और यहाँ पे आप अदलिया को रोक रहे हैं और यहाँ पे आप पे अदारों को रोक रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? ये तो फिर आपको को पीटीआई का बड़ा समझदार सियाने भाई, सारे सियाने हैं समझदार, वही आप, और ख़ास तौर पे इसी जो मैंने आपकी इस तरफ जो आपके इशारा किया है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट्स का, सेशन कोर्ट्स का, अगर वहाँ पे शायल नहीं पहुँचते तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल पेपर होकर रह जाएगा अदालत में। तो जहाँ पे इंसाफ रुक जाता है फिर उसमें बहुत कबाख्ती आ गया, बहुत सारी मुश्किलात आ गए, बहुत सारे सवालिया निशान उठ गया। मेरे ख्याल में पीटीआई को बड़े ठंडे दिल से और ठंडे दिमाग से इन चीज़ों को सोचना हो। जी बिल्कुल। क्या वो पाकिस्तान के साथ इस किस्म का बर्ताव या इस किस्म का रवैया रखना उनके लिए बेहतर है, या पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को इस इम्तिहान से निकालना बेहतर है? मेरा ख्याल है कि थोड़े दिन तक शायद थकावट महसूस करेंगे, फिर लौट देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल चलता चला जाएगा। 2014 में भी एक हुआ था, उसके बाद क्या हुआ? बहुत लंबा धरना था, नतीजा क्या निकला? या तो कुछ नहीं निकला। अब भी अगर आप इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो नतीजा ना निकला तो ये समझ लीजिए कि सियासी तौर पे आपकी बात हो। सर आपने सही कहा, लोगों की याददाश्तों से तो मिट जाएगा, लोग भूल जाएंगे, लेकिन मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बहरहाल हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर पीटीआई एहतजाज खत्म नहीं करती तो फिर हुकूमत के पास इसका क्या आखिरी हल रह जाएगा?
कशीदगी और महाज आराई को कैसे खत्म किया जा सकेगा? कोर्स किया है। अगर इलॉजिक किस्म की जो अगर चीजें होगी तो उसमें हुकूमत के पास तो कोई हाथ नहीं है ना। मैंने तो आगे भी आपको बड़ी तफसील के साथ की बात की है कि हुकूमत के पास जुडिशियल पास नहीं है। ये क्यों नहीं समझ आती उनको? और यहाँ में एजेंडा कुछ और होता है और इनके लीडर जो है वो एजेंडा ये देते हैं कि बानी पीटीआई को रहा करे। क्यों करे भाई? कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगी ना, हाई कोर्ट करेगी, सेशन कोर्ट करेगी, हुकूमत नहीं कर सकती। पता नहीं कौन सा तरीका जो वो कहते हैं रहा करे। और अगर आप इससे ही रहा कराना चाहते हो तो फिर तो मेरे ख्याल में जो छठे हुए बदमाश हैं वो भी इकट्ठे कर देंगे और कहेंगे 2-4 सड़कें रोक के कहेंगे रहा करें आप। डाकू भी यही कहेंगे, चोर भी यही करेंगे, कातिल भी यही करेंगे। ये तो फिर एक सिलसिला शुरू हो जाएगा जो कि ना रुकने वाला होगा। बजाय इसकी कि आप कानूनी कार्रवाई करें, कानूनी जंग लड़ें, आप सड़कों पे लड़ रहे हैं। ठीक, आप बनासर समझने में हो सकता है तरीके इंसाफ के लिए बेहतर सब इश्यू किस तरह ज़्यादा इंसाफ इस या हुकूमत अगर कमज़ोर पड़ती है तो हुकूमत नहीं कमज़ोर पड़ती, स्टेट आपकी कमज़ोर होती है। जब आपकी स्टेट आप फिर स्ट्राइक करेगा। और ये तारीख को इस बात की कि जब आपकी हुकूमत कमज़ोर होती है, स्टेट कमज़ोर होती है, आप किसी मामला में उलझ जाते हैं, आपका दुश्मन आप पे स्ट्राइक करता है और आपको नुकसान। बिल्कुल ठीक है सर, आपने बड़े ऐसा अंदाज से ये बात समझाने की कोशिश की कि किस तरह से दोनों के जो इस वक्त हम देखते हैं कि मुज़ाकरात के दरमियान डेडलॉक है, किस तरह से दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता है। दोनों को ही ज़रा लचक का मुजाहरा करना होगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यहाँ पर वक्त हो गया प्रोग्राम में ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, स्टे विद अस। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। व्यूअर्स, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान भी इस दौड़ में किसी से पीछे नहीं है जनाब। गुज़श्ता दिनों कराची के एक निजी अस्पताल में 3D प्रिंटिंग के जरिए मसनूई इंसानी हड्डियां तैयार करने का एक मुनफरिद यूनिट कायम किया गया, जो कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से भी बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर शुदा है। 3D की मदद से बनाई जाने वाली इन मसनूई हड्डियों को एक खास मवाद से बनाया जाता है जिसे पीक कहते हैं। ये मवाद सिर्फ इंसानी जिस्म के साथ हम आहंग होता है बल्कि मजबूत और देरपा भी होता है, जो कि बड़ी मेरे हाल में अमेजिंग बात है। पाकिस्तान में 3D हड्डियों की तैयारी वाकई एक तिब्बी मौजा है जो ना सिर्फ महंगी दरामदशुदा हड्डियों पर इन्हिसार ख़त्म करेगा बल्कि पाकिस्तान में सेहत की सहूलतों को एक नई सिमत भी देगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस शानदार मंसूबे के मेमार और प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसर्जरी डॉक्टर शहजाद शमीम साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि ये किस तरह से काम करता है और आम फहम और सादा अल्फाज में हमारे नाजरीन को ज़रा इस चीज़ के बारे में बताइएगा कि इससे क्या फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर एहसन अली खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस 3D के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जैसे आपने बताया कि पीक जो है एक मटेरियल है जिसमें मसनूई हड्डियां तैयार की जा सकती हैं 3D प्रिंटर की मदद से। तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो ये कि बायो कंपैटिबल इस तरह की हड्डी, इस तरह की चीज़ जो कि बॉडी उसे एक्सेप्ट करे और वो एग्जैक्टली जो डिफेक्ट है या जिस तरह की ज़रूरत है वो उस तरह की ही एग्जैक्ट शेप में प्रिंट होकर निकले। तो उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। एक तो जैसे आपने बताया कि वो हमें कॉस्ट इफेक्टिव है, बिकॉज उससे पहले हम इम्पोर्ट किया करते थे टाइटेनियम या दूसरी हड्डियाँ, या हमारे पास जो दूसरा हल होता था वो ये कोई कैडावेरिक कोई और किसी जगह से बोन बैंक से हम हड्डी वगैरह लेकर वो किसी अपने मरीज में लगाएं। लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे कोई मरीज सर की चोट के साथ आता है जिसमें हमें सर का एक हिस्सा जो है हड्डी का उसको हटाना पड़ता है ताकि वो उसकी जान बचाई जा सके, और बाद में किसी वजूहात की वजह से अगर वही हिस्सा वापस हड्डी का नहीं लग सकता तो अब हमारे पास पहले ऑप्शन होती थी आर्टिफिशियल बोन, बिल्कुल, जिसमें कुछ अपनी पेचीदगियां थी कि वो एग्जैक्टली उस शेप का नहीं होता था, कॉस्मेसिस के इफेक्ट होते थे, ये तमाम चीज़ें। अब पीक 3D प्रिंटिंग की मदद से इन तमाम चीज़ों को हम
हल कर सकते हैं, और जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स नॉट ओनली कॉस्मेटिक बट ऑल्सो जो ओवरऑल क्लिनिकल आउटकम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर एहसन, मुझे ये बताइए कि हड्डियों की बीमारियों का जब हम जिक्र करते हैं तो वो जो दो बीमारियां हैं, एक ऑस्टियोपोरोसिस और दूसरा ऑस्टियोआर्थराइटिस, बहुत देखी जाती है। तो ये इस हवाले से, इस डिजीज़ के हवाले से कितनी इफ़ेक्टिव है और अब तक कितने % आपके कामयाब जो हैं ऑपरेशन हो चुके हैं जो आपने किए हैं? राइट, सो हम अभी, जैसे आपके इल्म में होगा कि ये बहुत इब्तदाई उसमें है, अमल है एक तरह से हमारा, तो अभी हमने इसको अच्छा। हड्डी की हद तक इसको रखा है। ठीक वहाँ है। पे तकरीबन हमने 16 मरीजों में इसका इस्तेमाल किया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ओके। काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट तमाम मरीजों में इसको हमें कामयाबी मिली है। यानी जो बात कामयाबी आप की कह रही हैं, डॉक्टर एहसन साहब, ये कहा ऑस्टियोआर्थराइटिस जा सकता है कि शरह इसकी 100% है? मैं 100% नहीं बोलूंगा, मैं ये कहूंगा ओके। कि मोर देन 90%। ओके, ओके। जो कि एक बहुत अच्छा फिगर है। ये भी बता दीजिएगा कि हमें कि इम्प्लांट यूनिट कायम होने के बाद अब तक जो जिस तरह से आपने बताया कि इतने मरीज जो हैं इनका इलाज किया जा चुका है, कामयाबी की आपने शरह बताई है, मुझे ये बताइएगा कि इस पर मजीद क्या काम करने की ज़रूरत है जो आपको लगता है पाकिस्तान में, ताकि मरीजों को और ज़्यादा इससे फ़ायदा हासिल हो सके? देखिए, एक तो सबसे अहम चीज़ ये है कि एक यूनिट पूरे पाकिस्तान का जिसे कह लें कि तमाम चीज़ों को मैसर नहीं कर सकेगा, तो हमें इस तरह बिल्कुल। के और यूनिट्स चाहिए। हमें इसे एक्सपैंड करना है, हमें इसे सिर्फ एक जगह के लिए नहीं रखना। यानी डॉक्टर साहब, दूसरा, इसका सिस्टम इसमें ये sky is अब the limit। मुकम्मल है, इसमें किसी किस्म की खामी नहीं है, बस एक्सपेंशन की ज़रूरत है, आप ये कह रहे हैं? तकरीबन, क्योंकि ये एक इंटरनेशनली सेट स्टैंडर्ड है। वेरी जी। गुड। अच्छा, ये भी बिल्कुल बता दीजिएगा कि ये जो मसनूई हड्डियां हैं, ये जिस खास मवाद मतलब पीक से तैयार की जा रही हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा हमारी ऑडियंस को कि ये मवाद क्या है और इसे इंसानी हड्डियों के लिए किस तरह से और क्यों बेहतरीन समझा जाता है? तो अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो इट्स लाइक एक प्लास्टिक है, जो कि मेडिकल ग्रेडेड प्लास्टिक है, ओके। जो कि इंसानी जिस्म आराम से एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है। तो ये पाकिस्तान में इस वक्त बन नहीं रहा, तो हमें वो मटेरियल जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है और फिर उसको अपने 3D प्रिंटर में मोल्ड करके पहले वो प्रिंट होती है। इंसानी जिस्म में लगने से पहले पूरा एक अमल होता है जिसमें स्टरलाइजेशन है, उसकी CT स्कैनिंग है, अगर ज़रूरत पड़े MRI वगैरह तमाम चीज़ें, ताकि एग्जैक्टली उस शेप की हड्डी हम बना सकें। तो ये एक आसान अल्फाज में अपने व्यूअर्स के लिए हम ये कह सकते हैं कि इट्स अ मेडिकल ग्रेडेड प्लास्टिक मटेरियल, जो कि बॉडी, इंसानी जिस्म उसको एक्सेप्ट कर लेता है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, हमें इस हवाले से बताइए, जिन भी मरीजों का आपने इलाज किया है उन्हें किन किन एहतियाती तदाबीर को फॉलो करना है, और साथ ही साथ इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं इस प्रोसेस के? सो अब सिर्फ इस प्रोसेस के तो एज सच साइड इफेक्ट्स नहीं है। साइड ठीक है। इफेक्ट्स जो भी सर्जिकल प्रोसीजर होता है उसकी जो भी कॉम्प्लिकेशन या रिस्क होते हैं वही इससे हैं, कोई इसमें इजाफी कोई और चीज़ नहीं है। और दूसरा, कोई खास एहतियाती तदाबीर इसमें है नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज़ वेल टेस्टेड एंड इट्स अ सेट स्टैंडर्ड इंटरनेशनली। हमने पाकिस्तान में इसको अडॉप्ट अभी रिसेंटली बिल्कुल ठीक किया है डॉक्टर साहब, और ये हमें बिल्कुल drug ठीक है कि regulatory इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है। जरा लास्टली इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा, इसकी कॉस्ट से मुतालिक भी जरा बता दीजिएगा। जी, सो कॉस्ट इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, ख़ासतौर पे जब हम इसके कंपेटिटर्स से बात की उससे मवाजना करते हैं, टाइटेनियम है या दूसरी चीज़ें। सो वो डिपेंड करता है किस साइज़ की हड्डी हमें दरकार है, उस हिसाब से, क्योंकि वज़न के हिसाब से उसकी प्राइस वेरी करती है। अगर कम ओके। ग्राम की हड्डी है तो उसका वज़न कम हो जाएगा, बड़ी हड्डी चाहिए होगी तो उसका वज़न ज़्यादा होने की वजह से उसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये उसके वज़न के और साइज़ के हिसाब से इसका जो वो होती है कीमत, वो उसका तयन करती है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे इस हवाले से बात में बहुत अच्छा लगा और इन्फॉर्मेशन हमने हासिल की, हमने भी और हमारे नाजरीन ने भी। तो नाजरीन, अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, मौसम में तब्दीली आ चुकी है और इस तब्दीली के साथ हमारे पहनावे भी बदल रहे हैं, मगर महंगाई के दौर में लंडा बाजार गरीब और सफ़ेद पोश तबके के लिए किसी देमत से कम नहीं है। मौसम के तेवर तब्दील होते ही लंडा बाजारों की रौनकें जो हैं वो बहाल हो चुकी हैं और कम आमदन वाले शहरियों की बड़ी तादाद ने इन बाजारों का रुख कर लिया है और ख़ुद को सर्दी से बचाने के लिए, सर्दी का मुकाबला करने के लिए स्वेटर, जैकेट्स और गर्म कपड़ों की खरीदारी का सिलसिला इस वक्त
शुरू हो चुका। महंगाई से परेशान खरीदारों का कहना है कि सस्ती चीजें खरीदने के लिए जब हम लंडा बाजार आए तो रेट सुनकर सर्दी में हमारे पसीने छूट गए। हमारी साथी रुबीना यूसुफ ने एक खूबसूरत रिपोर्ट और पैकेज तैयार की है, सो लेट्स हैव अ लुक। वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम मौजूद हैं लाहौर के सबसे बड़े लंडा बाजार हाजी कैंप में। सर्दियां शुरू होते ही लोग लंडा बाजारों का रुख करते हैं और कहा जाता है कि चीज़ें यहाँ पर सस्ती मिलती हैं आम मार्केट से। जैसे कि आम मार्केट्स में अगर हम जाएं तो कोट्स जर्सियाँ बहुत महंगी मिलती हैं। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, लंडा बाजार का विजिट करते हैं और देखते हैं कि क्या बाकी चीज़ें आम मार्केट से सस्ती हैं। और मेरे पास भी आज 1000 रुपये है और हम देखते हैं कि 1000 रुपये में क्या क्या आता है। साथ ही साथ लोगों से बात भी करते हैं कि क्या वो सेटिस्फाइड हैं, क्या वो जो चीज़ लेने आते हैं वो उन्हें मिल रही है और क्या प्राइस में मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पर कैसे आना हुआ? शॉपिंग के लिए आए हैं यहाँ पे। क्या खरीदा अभी तक? तो खरीदा तो अभी तक कुछ नहीं है, फिलहाल विजिट ही किया तो अब जहन बना शूज लेने का। तो शूज लेंगे आज? जी और क्या वाकई प्राइसेस कम है कीमत आप मार्केट से यहाँ पर? जी कम है, बहुत मुनासिब है। ये बहुत कम प्राइस पे मिली है। वैसे तो मार्केट से ओवरऑल रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बहस करके ये 600 की मिली है हमें। नहीं, कुछ तो मुनासिब रेट में देते हैं, लेकिन सारे ऐसे नहीं है। कुछ जो है ना वो हद से ज़्यादा बताते हैं। यहाँ पर क्या खरीद रहे हैं? ये शूज लेने आए हुए थे। पसंद आया कोई शू आपको? हाँ पसंद तो काफ़ी आए हैं, पर अभी देखें। और अच्छा, क्या ये सोचते हैं आपके वाकई महंगी चीजें दे रहे हैं सस्ती हैं यहाँ? मैंने मुनासिब रकम मिल जाती है यहाँ पर, बताते महंगी है पर मिल जाती है मुनासिब। क्या फर्क है प्राइसेस? बहुत फ़र्क है। अब तो सोचना पड़ता है कि लंडे भी आते हुए सोचना पड़ता है कि इंसान आए कि ना, इतना महंगा हो चुका है लंडा भी, अब एक्सपेंसिव हो चुका है वो। लंडे बाजार में अब सस्ते नहीं। लेकिन सस्ते नहीं रहे हैं। पिछले साल क्या थी सूरत हाल और अब क्या है? पिछले साल तो कुछ बेहतर थी, उससे पीछे जाएंगी तो बेहतर ही मिलेगा। आगे तो बहुत महंगाई इन्होंने तो बहुत कर दी है, हद से बाहर हो गई है। अच्छा भाई, शॉपिंग करते करते अभी आप गुनगुना रहे थे, हमें भी थोड़ा गाना सुना दे। जी मैं सुना देता। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा, ओ हम नवा। जैसा कि अभी हमने लोगों से बात की और आपने भी सुना कि लोग महंगाई से बहुत परेशान और वो ये कहते हैं कि अब जो सस्ते लंडा बाज़ार है वो भी महंगी हो चुके हैं और बहुत सोचना पड़ता है क्या लें क्या ना लें। तो मैं तो खुद बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ, क्योंकि मेरे पास 1000 रुपये था और मैंने कुछ ख़रीदना था। तो यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें पसंद आई हुई हैं, तो आइए देखते हैं कि 1000 रुपये में क्या आएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा कि मुझे अच्छा ये स्कार्फ यहाँ पर एक मुझे बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, और ये क्या है? स्कार्फ है। अच्छा ये इनके पास शॉल है, कैप शॉल। अच्छा केप शॉल है, ये कितने की है? इसका 1500 रुपये रहे। 1500 रुपये। और मुझे माशाल्लाह 1000 रुपये में क्या मिलेगा? ये आपको फाइनल 1200 में दे दी। और एक बंदा जिसके पास हो ही 1000 रुपये, वो क्या करे? वो किसी से मंगवा लेना पैसे, किसी से पैसे मंगवा ले और आप नहीं काम करेंगे। मुनासिब रीजनेबल रेट है। तो यहाँ पे क्या फ़ायदा लंडा बाजार आने का? लंडा ये छांटी वाला माल होता है ना, साफ सुथरा, महंगा वाला आता है आजकल। अच्छा आपके पास महंगे वाला माल आता है, साफ महंगे सुथरा वाला आता है, और आपके पास 1000 रुपये में कुछ नहीं है। और ये क्या, ये कितने का है? ये आपको 600 का मिल जाएगा। जैसा 600 का मिलेगा, एक ऐसी चीज़ जो कि मुझे पसंद नहीं आई। और बाकी मुझे एक ये वाला बहुत पसंद आया भाई, ये कितने का है? इसका 1200 रेट। और ये वाला? इसका भी 1200। अच्छा ये 1200 के हैं और मुझे कुछ नहीं मिलेगा 1000 का। ये 1000 का आप दे देंगे मुझे? ये वाली ये मिल जाएगा। ये मुझे 1000 का मिल रहा है, और अगर मैं यहीं पे अपना 1000 खर्च कर लूँ तो बाकी मैं क्या लूँगी? अब मुझे समझ नहीं आ रही है। मुझे शूज़ तो लाजमी चाहिए।
चलो मैं आप इसका प्लीज 600 लगा लेंगे। 700 कर लें। वाह ये कितनी अच्छी है, ये 700 इसका करने के लिए तैयार हैं, तो हम 700 का ये उठा लेते। सोचने की ये बात है कि बाकी 300 का क्या आएगा, चलो वो फिर हम बाद में देख लेंगे, अभी तो हम 700 का ये खरीद देते हैं। प्लीज़ आप हमें ये दे दें, पैक कर दें। अच्छा मुझे शूज़ बहुत पसंद आए हुए हैं और मैं मैंने देखा था। कितने की है ये? इसको हम 1800 रुपये रेट कर दें। 1800 रुपये की? हाँ यार मेरे पास बस 300 रुपया बचा है, मैं क्या करूं? मैंने सब कुछ ले लिया, 300 में कौन सा शूज़ मिलेगा मुझे? 300 रुपये का तो मुश्किल होगा। 300 रुपये तो हमारा, हम तो खुद ही खरीद ही नहीं है। 300 का नहीं है, प्लीज़ आप मुझे यही दे दें। ये आपके लिए सिर्फ 1000 रुपये का लगा रही। अच्छा मेरे लिए बस 1000 रुपये का हो जाएगा। ये भी सिर्फ तुम्हारे लिए। काश मैं अपनी वो पुराने वाली जर्सी ना लेती और ये शू ले लेती, बहुत प्यारा मुझे लगता है। 300 का मुझे कुछ नहीं मिलने वाला और मैं बहुत मायूस हूँ। प्लीज़ आप मुझे दे दें, मुझे लंडा बाजार आने का क्या फ़ायदा फिर? 9 साल बाद ये पीछे से हमको महंगा आते हैं ना, अगर सस्ता आता होता चलो कोई मसला नहीं, आपको दे सकते। हाँ और ये वाले शू कितने के हैं? इस तरह के क्या प्राइसेस हैं इन सब? ये सब का मुख्तलिफ ब्रांड है ना यार, किसी का अपना रेट होता है। इट हैज़ बीन माई वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ लंडा बाज़ार, और मेरे पास सिर्फ 1000 रुपये था जिसमें भी सिर्फ एक चीज़ आई है। बाकी मैं कुछ देखूंगी, शायद 300 में हम कुछ खा लेंगे और कुछ नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर चीज़ें बाकी मार्केट से तो सस्ती हैं, ये बात तो तय है। वैसे लोग जैसे बेरोज़गार बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो फिर भी लोग अभी कहीं ना कहीं परेशान है कि हम चीज़ें खरीदें ना खरीदें, लोग सोचते हैं। और कहीं ना कहीं दुकानदार भी मुतासिर हो रहे हैं इस महंगाई से, और कहीं ना कहीं लोग अच्छा भी कर रहे हैं। तो यही हुकूमत से अपील है कि वो थोड़ा सा महंगाई में रिलीफ दे दे, ताकि जो लोग हैं वो आसानी से अपनी सर्दियों की शॉपिंग कर ले। और उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा, और ऐसे ही सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो मुझे तो बहुत अफसोस हुआ है उज़ैर ये पैकेज बात का? देखकर कि वो लोग जो यहाँ से शॉपिंग करते थे, जाहिर बात अब उनके लिए हाँ। काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल तो जाहिर है हो गया है, महंगाई का असर जो है ना वो लंडे पर भी हुआ है। और मेरा ख्याल है कि कुछ जो खुद साख्ता होती है ना महंगाई, वो भी यहाँ पर की गई है बहुत ज्यादा। तो मेरा ख्याल है दुकानदारों को भी चाहिए कि थोड़ा सा ख्याल करें उन गरीबों का, उन मुतवस्सित तबके का, जो बेचारे सर्दी से बचने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। थोड़ी सी कीमतें मुनासिब करें ताकि लोग खरीदते रहें और आपके बाजारों में यूं ही चहल पहल लगी रहे, रौनक लगी रहे जनाब। बिल्कुल नाज़रीन, और अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं भारत से, जहां मोदी हुकूमत के भारतीय मुसलमानों के खिलाफ तासुबाना वाक़यात कम ना हो सके। एक ताज़ा वाक़े में भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में मस्जिद की मिस्मार और मंदिर की तामीर के लिए कराए जाने वाले सर्वे के दौरान पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए बराह रास्त फायरिंग कर दी, जिसमें 3 मुसलमान शहीद हो गए। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और भारतीय मीडिया के मुताबिक उत्तर प्रदेश में वाक़ जामे मस्जिद के खिलाफ इंतहा पसंद हिंदुओं ने अदालत में मुकदमा दायर किया था, जिसमें ये कहा था कि जामे मस्जिद को मुगल दौर में एक मंदिर को गिराकर तामीर किया गया था। बाबरी मस्जिद के मामले में भी हमने यही देखा कि इसी तरह का एक रटा रटाया और सदियों से जारी जो मौक़िफ़ है वो यहाँ पर भी इख्तियार किया गया और अदालत का दरवाज़ा खटखटाया गया, जिस पर मस्जिद कमेटी ऐसी किसी भी बात को झूठ और साजिश करार देते हुए उन्होंने अपना ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जामे मस्जिद को एक और बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश की जा रही है। अदालत ने फरकीन का मौक़िफ़ सुनने के बाद मस्जिद के सर्वे का हुक्म दिया, जिस पर पुलिस अमल दरामद करने के लिए पहुंची। इस मौका पर 1000 से ज़्यादा मुसलमान भी मस्जिद के बाहर जमा हो गए और पुलिस को अदालती हुक्मनामा दिखाने को कहा। इसके बगैर पुलिस को अंदर दाखिल ना होने दिया और रोक दिया गया। इस दौरान पुलिस ने अवाम को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। पुलिस की जानिब से होने वाली बराह रास्त फायरिंग के नतीजे में 3 मुसलमान शहीद हो गए। यानी आप बर्बरियत का अंदाज़ा लगाएं कि पुलिस की जानिब से स्ट्रेट फायर किए गए। और मुतालबा क्या था जो मस्जिद की इंतज़ामिया थी, जो कमेटी थी, कि आप हमें कोई कानूनी ऑर्डर दिखा दें, उसके बाद हम उन पर अमल दरामद करेंगे। खैर ये फायरिंग के नतीजे में नईम, बिलाल और नुमान जो हैं ये शहीद हुए। इसके अलावा मुरादाबाद पुलिस ने 3 खवातीन समेत 15 मुसलमानों को भी गिरफ्तार किया। यानी कि 3 शहादतों के बाद भी दिल नहीं भरा, उसके बावजूद गिरफ्तारियाँ की गई। नौजवान लड़कों की शहादत और खवातीन की गिरफ्तारी को लेकर इलाका मकीन मुश्तइल हो गए। पुलिस के खिलाफ उनकी जानिब से शदीद एहतजाज भी किया गया। ये कोई पहला वाकया नहीं है, इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं जिनमें से कुछ तो रिपोर्ट ही नहीं होते और जो मीडिया है
वो ख़ास तौर पर ऐसे वाक़यात को दबा लेता है। और हम देख रहे हैं कि जो मोदी हैं वो बिल्कुल हिंदू स्टेट बना दिया उन्होंने हिंदुस्तान को। कोई अक़लियत, कोई दूसरे मज़हब का वहाँ पर महफूज नहीं है, चाहे वो मुसलमान है, ईसाई है या उन्हीं के कोई कबाइल हैं, अक़लियतें हैं, उनके खिलाफ हम आए रोज़ सुनते हैं, मज़ालिम ढा रहे होते हैं। और जो पुलिस है, जो इंतज़ामिया है, हुकूमती मशीनरी है, इवन अदालतें भी, वो भी सपोर्ट कर रही होती हैं गवर्नमेंट को, जो कि बड़ा अफसोसनाक है। और बहुत से ममालिक इस पर तशवीश का इजहार भी कर चुके हैं। तो ये काफ़ी अफसोसनाक खबर थी और भारत का तो हमेशा से ऐसा ही रद्द-ए-अमल रहा है मुसलमानों के खिलाफ। आगे चलते हैं, मुतासिबाना रवैया। बिल्कुल, और आगे चलते हैं, आपके साथ एक मज़ेदार सा पैकेज शेयर करते हैं, जो कि आप जानते हैं विंटेज कार का बहुत सारे लोगों को शौक होता है और ये शौक बड़ा महंगा है, हर कोई इस शौक को अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल, तो इसी हवाले से हमारी साथी फरार रब्बानी ने इस्लामाबाद से मौजूद है, उन्होंने एक पैकेज तैयार किया है। पैकेज तैयार किया उन्होंने, एक विंटेज कार्स के शौकीन हैं और बड़े माने हुए हैं वो। तो फरा रब्बानी के पास चलते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। बताइएगा फरा। आज मैं आपको मिलवा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिनको विंटेज चीज़ों की कलेक्शन का बहुत शौक़ है। और इसमें चीज़ें मैंने इसलिए बोला है कि मेनली तो गाड़ियाँ हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक बहुत बड़ी तादाद में चीज़ें हैं जो उन्होंने जमा कर रखी हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजा मुजाहिद ज़फ़र साहब, जो कि विंटेज कार कलेक्टर हैं। साथ ही साथ बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें भी इनके पास हैं जो कि शायद किसी और के पास नहीं हो सकती हैं। तो सर से हम जानेंगे और बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपके पास गाड़ियां कितनी हैं और आपने कितनी कलेक्शन की हुई है? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 40 प्लस में कार्स हैं जी, जो सारी यहाँ तो पूरी नहीं आ सकी। और इस पे मुझे तकरीबन 35 साल लग गए हैं इसको कलेक्शन करते हुए। मैंने जो सबसे पहली गाड़ी ली वो आपको पीछे बैकग्राउंड में नज़र आ रही होगी, मरून वोल्सले है, वो 1936 का मॉडल है उसका। कॉलेज का ज़माना गुजरा तो फिर मुझे हुआ कि मुझे आपको गाड़ी रिस्टोर करनी चाहिए। फिर ये मैंने गाड़ी ली और प्रोजेक्ट के तौर पे बिल्कुल नो हाउ नहीं था, इसको मैंने बनाया। फिर कोई 6-7-8 साल गुजरे तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैंने तो इसको बिल्कुल अच्छी तरह नहीं बनाया, तो फिर मैंने इसको दोबारा से बनाया। मेरे अकब में जो गाड़ी आपको नज़र आ रही है, इसको सर कहते हैं माय फर्स्ट लव, क्योंकि ये वो पहली गाड़ी है जिसको रिस्टोर किया गया था, वॉल्सले। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं सर। दिस इज़ योर फर्स्ट लव, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइएगा। ये जो गाड़ी है जी, मुझे इसकी जो पसंद होने की ज़्यादा वजह यही है कि ये सबसे पहली गाड़ी है मैंने रिस्टोर की थी। दूसरी जो वजह है वो ये है कि इससे मैंने सीखा बहुत कुछ है। इसके मुझे मुख्तलिफ फ़ीचर्स बड़े पसंद हैं। जैसे इसकी जो हेडलाइट्स हैं, तो जब वो हेडलाइट्स जलती हैं तो नीचे वाली लाइट्स बंद हो जाती हैं, और जब नीचे जो लगी हुई हैं डिम लाइट्स, वो डिम लाइट्स ऑन होती हैं तो फिर हेडलाइट्स बंद हो जाती हैं। ये तो हो गई वोल्सले। इसके अलावा हमारे पास फोर्ड की ऑप्शन आ गई जो कि 1914 की है। फोर्ड और मेरे पास है जो फोर्ड मस्टैंग है 1967 की, और एक फोर्ड जीप है जो 1942 की है, वर्ल्ड वॉर 2 जो जिसने लड़ी हुई है। जो लोग कहते हैं ना कि शौक में पैसा लगा दिया, तो सिर्फ शौक में पैसा नहीं लगाया, उसको किसी के लिए इस्तेमाल करने की भी सोच जो है वो दिल दिमाग में ज़रूर आती है। मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये म्यूज़ियम कैसा लगा, जहाँ पर आपको मर्सिडीज, शेवरले, पोर्शे, फोर्ड, वॉल्सले, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ देखने को मिली हैं। और अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो इस्लामाबाद में आप इस म्यूज़ियम को विज़िट कर सकते हैं। अभी तक तो इस म्यूज़ियम के अंदर कोई चार्जेस नहीं, आप आएँ, मालूमात का ख़जाना समेटें और उसके बाद यहाँ पर तस्वीरें बनाएं और उसके बाद आप यहाँ से जा सकते हैं। और आप जब यहाँ एक बार आ जाएंगे तो यकीन करें बिल्कुल दिल नहीं करेगा कि यहाँ से जाएँ। और ख़ासकर जो गाड़ियों के शौकीन अफराद हैं उनके लिए यहाँ पे ख़जाना छुपा हुआ है कि आपको डिंकीज़ में भी प्यारी प्यारी मज़ेदार गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। और बड़ी गाड़ियाँ तो हैं ही शानदार। बहुत सारी गाड़ियाँ इसमें ऐसी भी हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी के भी इस्तेमाल में रही हैं और अब राजा मुजाहिद ज़फ़र की मिल्कियत हैं, लेकिन वो आपको देखने भी देंगे, आपको विज़िट भी कराएंगे और आपको इनके बारे में बहुत सारी मालूमात भी देंगे। बड़ा ज़बरदस्त पैकेज दिखाया फरा ने हमें, और बिल्कुल हमें तो बड़ा शौक भी है गाड़ियों का, और इतनी ज़्यादा, इतनी बड़ी तादाद में और इतनी खूबसूरत गाड़ियाँ और इतनी अच्छी कंडीशन में रखी हुई हैं संभाल के, ये बड़ी बात है। हो सकता है। और शौक के अलावा आप देखें कि हम तो बात कर रहे थे ना कि एक महंगा शौक है, उसके अलावा मेहनत तलब बड़ा काम है। देखें ना कितनी मेहनत है। और अच्छी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने अपने इस जो है ना शोरूम तक या जहाँ पर उन्होंने इनको स्टोर किया हुआ है,
वहां तक रसाई दी हुई है लोगों को। हाँ, म्यूजियम बिल्कुल। बना दिया उन्होंने। हाँ। लोग आ सकते हैं जनाब और इन्फॉर्मेशन भी Visit ले कर सकते हैं, information पिक्चर्स भी ले बना सकते सकते हैं। हैं। ये बड़ी अच्छी बात ये है। तो बहुत मेरा ख्याल है अच्छी बात ये जो शौक है उनका मजीद फले फूलेगा और मजीद और गाड़ियों लोग का मजीद इजाफा होगा पसंद इसमें। करेंगे। और अभी नाजरीन वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। आपने नहीं कहीं जाना क्योंकि ब्रेक के बाद बहुत सारे सेगमेंट्स आपके मनपसंद और आपकी बाकी हैं। दिलचस्पी का सामान है। तो बिल्कुल। देखते रहिए सुनो सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में अब कुछ बात करते हैं सेहत की। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मोटापे से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में मोटापे के नुकसानात, उसकी वजह को हासिल करना है, देखना है कि किससे अमराज हो सकते हैं, मसाइल के हवाले से आगाही फैलाना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आपको बताते हैं कि मोटापा दुनिया भर में 5वें सबसे बड़े खतरे के तौर पे सामने आया है, जिसमें हर साल 2.8 मिलियन अफराद अपनी जान गंवा बैठते हैं। पाकिस्तान की बात कर लें तो बदकिस्मती से यहाँ भी मोटापे की शरह खतरनाक हद तक बढ़ रही है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 53% खवातीन और 43% मर्द वजन की ज्यादती या मोटापे का शिकार हैं। और दूसरी जानिब बच्चों में भी ये मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। 10% पाकिस्तानी बच्चे मोटापे से मुतासर हैं। आज एंटी ओबेसिटी डे के मौका पर हमने अपने स्टूडियो में एक खास मेहमान को इनवाइट किया है, जो कि पहले भी आती है, मारूफ हर्बलिस्ट नैयर आपा साहिबा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आज हम हमसे जानेंगे कि मोटापे से कैसे बचा जा सकता है और कौन से आप कहवा बताएंगी, कौन सी टिप्स और ट्रिक्स हमें बताएंगी। तो सबसे पहले बताइए कि वजूहात क्या है मोटापे की, और ये फिर आपको किस तरह अमराज की तरफ ले जाती है। हाँ जी, बिल्कुल। इस टॉपिक के ऊपर जो है वो बहुत ज़रूरी है कि बात होनी चाहिए। ख़ासकर जो आपकी होम रेमेडीज़ हैं, आपके ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, मैं पहले बात करूंगी हमारी न्यू जनरेशन की। हम बात करेंगे अंडर 25। अंडर 25 जो इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही हैं, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं। जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, हर एक को पता है कि ये जो है न सिर्फ मोटापे की रीज़न है बल्कि बीमारियों की बुनियाद है। बिल्कुल। ये बुनियाद है। अगर इन चीज़ों को हम यहीं से अभी से अपने घर से, अपने लाइफस्टाइल से जो है वो इसको चेंज नहीं करेंगे, अपनी हैबिट्स को, खाने पीने की, तो ये फिर आपकी क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ, सिर्फ मोटापा नहीं, ये नहीं कि आप सिर्फ मोटे हो जाएंगे, नहीं, ये आपकी जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं ये उसकी आप बुनियाद रख रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए बार बार मेरा ख्याल है हर प्लेटफॉर्म पे ये बात की जाती है कि आप इन खानों को, जंक फूड्स को, फ्राई चीज़ों को, इनको जो है वो अपनी लाइफ से निकाल दे। नहीं निकाल सकते तो हफ्ते में एक दफ़ा चले जो है वो। सबसे गलत बात ये होती है कि रात के अंदर, रात में आप काम कर रहे हैं, आपको भूख लग रही है और आपकी जो है ना वो डिलीवरी आपके घर पे आ जाती है, ईजी हो गया आपके लिए। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप इस तरह की चीज़ें अपने काउंटर पे, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपके पास इस तरह की चीज़ें हो कि जो आपका पेट भी भर जाए, आपको जो है वो क्रेविंग नहीं भी ना हो, आपकी जेब पे और आपकी सेहत पे भी जो है वो भारी ना हो। तो हम अंडर 25 की बात करते हैं, बच्चियों की बात करते हैं। आप देखें कि बच्चियों का जो है वो टीन एज बच्चियों की जो होती है, और जो बच्चियों का जो है वो साइकिल सिस्टम जब स्टार्ट हो जाता है, फेस पे बाल आ जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो उसके अंदर हम बात करेंगे, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हार्मोन्स को आपने बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं। ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए साइकिल सिस्टम को जो है वो मंथली बेसिस के ऊपर जो है वो रेगुलर रखने के लिए अपना जो इंटरनल सिस्टम है उसको रेगुलेट रखने के लिए सीड थेरेपी, आपने सुना होगा कि बहुत बेस्ट है। ये जो सीड थेरेपी है, यही वाले जो बीज थे, यही चीज़ें पंजीरी की सूरत के अंदर जो है वो सर्दियों के अंदर हमारे घरों के अंदर, अगर सर्दियां नहीं भी होती थी तो मुझे अच्छी तरह याद है कि चावल की पिन्नियां जो है वो चावल के आटे की, उसके अंदर नट्स वगैरह ये सारी चीजें बना के रखती थी। हल्की फुल्की भूख लगती थी तो वो डिब्बा खुलता था, चाय के साथ से नहीं मिलती ना पैर। जी, वो डिब्बा खुलता था, भूख लगती थी, हमारी दादी जो है वो निकाल के वो दे देती थी कि अभी खाना नहीं बना तो ये लो पकड़ो, ये वाली पिन्नियां जो है ना ये खा लो। तो वो बेसिकली उसके अंदर सारे सीड्स, नट्स होते थे। बच्चे शौक से खाते थे, पेट भी भरता था और इस तरह की बीमारियां भी नहीं थी, एक्टिव थे। माशाल्लाह हमारे जो बुजुर्ग हजरात है
मुझे मेरे अब्बू अभी ये 4 महीने पहले डेथ हुई है उनकी, वो 95 ईयर के अंदर माशाल्लाह, और चलते फिरते जो है ना तो फिट थे, तो इसलिए कि उन्होंने वो वाली खुराकें खाई हुई थी। मेरी दादी भी CH के अंदर गई, मेरी नानी भी, तो उन लोगों की एक हेल्दी उनका लाइफस्टाइल की वजह से कोई बीमारियां भी नहीं थी और बुढ़ापा भी उनका चलते फिरते ही। तो बहरहाल बात करेंगे हम हार्मोन्स को बैलेंस करने की। उसके लिए ये है कि बच्चियों का जो साइकिल सिस्टम है, ठीक है, जिस वीक से जो है वो स्टार्ट होना है, जो 2 हफ्ते 3 वीक्स हैं उनके, और 3 वीक्स इसको डिवाइड कर लें। अच्छा। पहले के जो उनके 15 दिन है उसके अंदर सिंपल आप फ्लैक्स सीड्स और कद्दू के बीज, ठीक है, पम्पकिन सीड, ये दोनों जो बीज हैं उसको क्या करें आप अलसी के बीज को हल्का सा तवे के ऊपर भून लें, बल्कि बहुत हल्की सी आंच के ऊपर। उसके बाद जितने आपके कद्दू के बीज हैं और जितने आपके फ्लैक्स सीड्स हैं, इन दोनों को बराबर क्वांटिटी के अंदर आप ग्राइंड करके जो है वो आप रखें। ठीक है, पाउडर सा बना लें। पाउडर आप इसको बना लें। आपने क्या करना है कि 15 दिन आपने ये वाला जो है वो लेना है अपने साइकिल सिस्टम के बिफोर दैट साइकिल आपने 15 दिन पहले ये लेना शुरू नहीं, जब जिस दिन से आपकी जो है वो आपका साइकिल सिस्टम स्टार्ट, उस वीक से, ठीक है, उस वीक से आपने जो है वो 15 दिन ये लेना, और फिर नेक्स्ट 15 डेज ये आपके जो भी आपके हार्मोन्स हैं उसको बैलेंस करेगा, पीरियड सिस्टम आपका रेगुलेट करेगा, पेनफुल पीरियड्स हैं या इनरेगुलर हैं या जो भी इश्यूज हैं बच्चियों के अंदर है। 2 सीड्स हैं, एक फ्लेक्स सीड है, दूसरे पंपकिन सीड है, पाउडर बनाना है, अपने पास रख लेना। और नेक्स्ट जो आपका जो है वो 3 वीक्स हैं, आपके 15 दिन है, उसके अंदर आपने सिंपल सनफ्लावर और आपके तिलों के तिलों के जो बीज है, अच्छा, तिल व्हाइट भी होते हैं और एक ब्लैक सफेद तिल, इनको आप जो है वो पाउडर बना के रख लें। नेक्स्ट आपने 15 डेज आप ये बच्चियां लेना शुरू करते हैं। उसके साथ इनको ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, कोई भी पेनफुल उनका साइकिल सिस्टम है वो नॉर्मल होगा। किसी भी तरह के हार्मोन्स अनबैलेंस होने की वजह से वेट गेन कर रही हैं, चेहरे पे बाल आ रहे हैं, डिफरेंट तरह के जो है वो इश्यूज आ रहे हैं, उसके साथ आप नहीं ये तो होंगे। आपने हल बता दिया। आज एंटी ओबेसिटी डे मनाया जा रहा है, तो हम ये भी डिस्कस करते हैं कि बड़ा ज़रूरी है हर्बल तरीके कितने कारआमद होते हैं वजन कम करने में, और कितना इनका असर होता है, और इसके लिए क्या नुस्खे हैं? जी, सबसे पहले ये कि आपका मेटाबॉलिक, आपका जो कुव्वत हाजमा है वो आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कि आपने वो कहते हैं ना लक्कड़ हजम पत्थर हजम, ठीक है, तो अगर आपने चले हम नहीं इस चीज़ को इतना ज़्यादा वो कर सकते कि बिल्कुल भी जंक फूड्स वगैरह ना लें, आपकी मजबूरी है, आपने खा लिया है, बच्चे हैं घर से बाहर, अपना कोई टाइम टेबल क्रिएट कर लीजिए कि 10 दिन बाद मैं एक चीट डे रख लूंगा। तो अगर आप खा भी रहे हैं तो मैं आपके साथ एक चूरन शेयर करती हूँ जो आप फैट को डिपॉजिट नहीं होने देगा। ये फैट बर्नर भी है और प्लस ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। मार्केट के फैट बर्नर तो बड़े महंगे हैं और ये जो मुझे चीजें ये तो घर की हैं। सस्ता आपके किचन के अंदर मौजूद होगा। अब तो बड़ा इंतजार है, तो आप फिर बताइए किस तरह से। सस्ता तरीन है। एक मैं जो है वो शेयर करूंगी, जो आपने जो है वो निहार मुंह लेना है सुबह, खाली पेट आपने जो है वो लेना है, ठीक है। और उसके बाद मैं एक जो है वो चूरन शेयर करूंगी जो बना के आपने अपने पास अपने बैग में रख लेना है, ठीक है। वो आपने जो है वो दिन में 3 दफा ले लें, 4 दफा ले लें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपने अपने दिन को स्टार्ट किस तरह से करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने अदरक ले लें, ठीक है। अदरक आपके पास फ्रेश नहीं है, आप क्या करें, अदरक का पाउडर ले लें। 1 टेबलस्पून आपने अदरक का पाउडर लिया, 1 टेबलस्पून आपने लहसुन का पाउडर, ये आराम से जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, 1 टेबलस्पून हल्दी। हल्दी आपने ऑर्गेनिक लेनी है, पंसारी की दुकान से पिसवा के वो वाली हल्दी, किसी मसाला शॉप से नहीं लेनी, आपने पंसारी की शॉप से फिर कोई फायदा नहीं होगा। और 1 टीस्पून इसके अंदर आपने काली मिर्च और 1 टीस्पून ही इसमें आपने कलौंजी का पाउडर, सिंपल। ये सारी चीजों का पाउडर आपने बना के, क्वांटिटी मैंने बता दी है, आपने शहद के अंदर इसको मिक्स करके रखें। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। शहद के अंदर मिक्स करके रख लें। सुबह में आपने क्या करना है, 1 कप आपने गर्म पानी का करना है, 1 चाय की चम्मच आपने इसके अंदर इस वाली हनी की डालनी है और 1 इसके अंदर आपने लेमन जूस डाल देना। अच्छा। अगर आपको लेमन जूस सूट नहीं करता तो गला खराब है, जैसे आजकल लोगों के गले खराब हो रहे हैं, उसके लिए बेस्ट है विटामिन सी। अच्छा, तो ले आप ऑरेंज ले, ये चीजें ले, विटामिन सी बेस्ट है, जरूरी तो उसके अंदर आप एक लेमन जूस जो है वो डाल लें। ये आपने जो है वो निहार मुंह लेना, निहार मुंह। ये आपके बॉडी के अंदर एक तो फैट को डिपॉजिट नहीं होने देगा, दूसरे नंबर पे इन फ्यूचर आपको कोई क्रोनिक डिजीज वगैरह होने जा रही है तो ये आपको पता है जो हल्दी है
एंटी इन्फ्लेमेटरी है, क्योंकि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होती ही है तो जी हाँ। ही जो है वो सारे प्रॉब्लम और ये ज्यादातर खवातीन के अंदर होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, ओबेसिटी उन्हीं में हम ज्यादातर देखते हैं। तो ये अच्छा, बच्चियां जो हैं वैसे फूल जाती हैं, आपको लगेगा बहुत मोटी, लेकिन उनमें जान नहीं होती, ताकत ब्लॉटिंग नहीं है होती उन है, बच्चियों फूला में। हुआ होता है जिस्म उनका। ये वाला जो कहवा है ये ब्लॉटिंग को भी खत्म करेगा, है। सारा दिन आप फ्रेश रहेंगे, सारा दिन आप हेल्दी रहेंगे, लाइट फील करेंगे ये आपका जो स्ट्रॉन्ग आजकल आप एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन ले रहे हैं, ये आपका नेचुरल एंटीबैक्टीरियल आपका कहवा है, ठीक हो गया। ये आपने जो है वो निहारमू सुबह अच्छा, में आपका एक और बड़ा मसला है, प्रेगनेंसी के बाद ना खवातीन पतली नहीं हो पाती और हाँ उन्हें ये बड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है कि ठीक है एक आप प्रोसेस से गुजरे हो, लेकिन अब मुझे नॉर्मल दिखना है, उसके लिए आप क्या रेमेडी देंगे? साइकोलॉजिकली बड़ा इफेक्ट आता है बिल्कुल। इसके लिए बहुत सिंपल है कि जिस तरह से आप जो है वो फारिग हो गई हैं प्रेगनेंसी के बाद, आफ्टर डिलीवरी ये इश्यूज आ रहे होते हैं, कहवा मिलता है पंसारी की दुकान से, उसको चो अर्का भी बोलते हैं। चो अर्का, चो अर्का, 4 अर्क होते हैं उसके अच्छा, अंदर ना, अच्छा, चो चो अर्का मतलब भी 4। उसको बोलते हैं, अर्कुल निसा भी बोलते हैं उसको, अर्कुल ठीक है। तो वो छिले के अर्क भी उनको कहते हैं कि जो छिले के, तो वो अगर आप खाली पेट वो वाला अर्क आप खाली पेट आधा कप नीम गर्म करके जो है वो लेना शुरू कर देते हैं उन 40 डेज के अंदर, ठीक है। आप देखेंगे कि आपकी सारी जो भी आपकी ब्लॉटिंग है बॉडी से, स्वेलिंग है, उसके साथ वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी बॉडी बिल्कुल जो है ना वो श्रिंक हो जाएगी। उसके लिए ये है कि ठंडा पानी नहीं पीना, आपने इस चीज़ की एहतियात रखनी है। पानी आपने जो है वो थोड़ा थोड़ा पीना है। गर्मियों के अंदर ये होता है कि बहुत ज़्यादा आप जो है वो इन डेज़ के अंदर प्यास लगती है, आप पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, पिएं, पास पानी रखें आप, लेकिन ये है कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी टेम्परेचर या गरम थोड़ा सिप करके ले लें। तो अगर आप बाजार से अर्क नहीं लेना चाह रहे हैं तो सिंपल है, आप जो है वो अजवाइन, सौंफ, इसको जो है वो आप थोड़ा सा उसके अंदर मेथी दाना, इन चीज़ों को जो है वो पका के ये वाला पानी आप अपने पास रख लें। ठीक है। गर्मियाँ हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा आप पुदीना और सौंफ ऐड कर सकते हैं। अगर गर्मियाँ के लिए। नहीं है तो आसान है आपने बहुत। फिर सौंफ और पुदीना इसमें ऐड नहीं करना, तो ये बॉडी से आपकी जो ब्लॉटिंग है उसको खत्म और करता है। साथ ही साथ यखनी जरूर पिए और पंजीरी, ये तो है ही है जी जो जी आपकी जी, यखनी mothers के अंदर आपको आपने provide जो है करती वो हैं। अदरक और हल्दी का जो है वो आपने और काली मिर्च लाजमी ऐड करनी है। ठीक है। दालचीनी आप उसके अंदर डाल लें तो ये अमेजिंग आपकी जो है वो बोन हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी के अंदर जो पेन्स वगैरह हैं, स्वेलिंग है, हर चीज़ के लिए जो है वो यखनी से बेहतर मैं समझती हूँ कोई और चीज़ है ही नहीं। यंग रहने के लिए, जवान रहने के लिए, चुस्त रहने के लिए। जिसको ये आजकल भी बच्चे बता कहते दें कि हैं यखनी हो किसकी, देसी मुर्गी की या फिर ब्रायलर की? देसी नहीं ब्रायलर की, देसी मुर्ग की हो ये भी या हो ना लेकिन फिर, जो अगर जो आपने पूरा मुर्गी, असर लेना उसका। मैं कहती हूँ जो मुर्गी एक जगह से उठ के दूसरी जगह खुद नहीं जा पाती, वो आपको कैसे उठाएगी सबसे बिस्तरे से? बेहतरीन सर्दियों के मार्केट में अंदर तो यही दस्तयाब है ना, देखें ज्यादा सर्दियों के अंदर देसी मुर्गी सबसे बेहतरीन है जो चाहे गाय है या छोटे की, जॉइंट्स अलग से देते हैं गोश्त वाले। जी। अच्छा, तो उन जॉइंट्स की अगर आप यखनी निकालते हैं जिसके अंदर बोन मैरो भी साथ हो, ये वाली यखनी इसके अंदर बहुत रिच कोलेजन है, इससे जेलाटिन तो है, आप पहलवान फील करेंगे आप में सारी ताकत आ गई। ताकत भी आ जाएगी, फिट भी रहेंगे और आपकी पूरी जो है ना, आप सर्दियों के अंदर जोड़ों की दर्दें वगैरह, और इन जो चीज़ों ठंड से- लगती है ना वो भी खवातीन को नहीं बेवजह, पाँव ठंडे, हर वक्त पाँव ठंडे, इवेंट के अलावा हर जगह लगती है। वो मजबूरियां साथ 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 हैं, ऐसे ही है। जबरदस्त। आपने बहुत ही बेहतरीन और अमेजिंग किस्म की रेमेडीज हमारे साथ शेयर की है और बड़ा ही अच्छा लगा। तो मेरे ख्याल में आप भी घर जाके बताइएगा, नहीं तो वो तो टेलीविजन पे देख ही रहे होंगे। जाहिर है जी, सब देख रहे हैं, सारे खवातीनों हजरात बिला तफरीक देख रहे हैं, हाँ। सभी देख रहे हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया और आपने बड़ी जबरदस्त चीजें हमारे साथ शेयर की और यकीनन हमारी जो ऑडियंस है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारे जाएगी और वहां से इसको नोट भी और करेगी। यहाँ से अगर कुछ और मिस हो जाता है, आपको पता try है भी करेगी। कमेंट आते मिल हैं जाती कि है, हाँ वहां जी। से टेली किया जा रहा है, ये अगर रेमेडी एक बहुत मिनट अच्छी तो है, ये एक में कहवा जो बहुत चूरन अच्छा रह है। गया है जो आपने सारे दिन में लेना है तो वो आप जल्दी प्लीज से जी, बताएं बताइए, कि उसे भी बताइए। कंप्लीट करें। हाँ जी, आपने क्या करना है, आपने लेना है जीरा, अजवाइन और सौंफ, ये बराबर क्वांटिटी के अंदर लेनी है। ठीक ठीक है। इन चीजों को लेके एक पाव आपने इनमें लेमन का जूस डाल के इसको आपने किसी चीज पे फैला देना है। ये जब ड्राई हो जाए ठीक है। इसको आपने ब्लेंडर में डाल के और साथ आपने 2 गठियां पुदीने की जो पत्ती हैं, पत्ते। ठीक है, उनको साथ आपने ब्लेंड कर ड्राई लेना डालने है, कि वो ड्राई, wet भी हो उसको सकते खुशक हैं। करके उसको भी ठीक साथ है, ब्लेंड ठीक कर ले, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब सही। पुदीने की पत्तियां इसमें डालें और ½ टीस्पून इसमें आप काला नमक जो है वो ऐड कर लें। इसका पाउडर बना के आप रख लें।
इसको आप जो है वो अपने पास बैग के अंदर रखें दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा। ये इतना मज़े का होता है कि आप इसको चूरन की तरह ये हाजमे के लिए अच्छा है। बहुत टेस्टी है। ये आपने कोई भी खाना खाया है, कुछ एक्स्ट्रा आपने खा लिया है, ठीक है, जैसे जंक फूड्स की बात हो रही थी, वो अगर आपने खा ली तो ये खा लेंगे। ये एक तो कुव्वत हाजमा आपका बेहतर करेगा और दूसरे नंबर पे ये फैट को बॉडी के अंदर डिपॉजिट नहीं होने देगा। और जिसका फैट बर्नर का भी आपने बताया था, वो भी करेगा, ये फैट बर्न भी करेगा। जितनी प्यारी आप हैं ना, उतने प्यारे प्यारे ये आपके टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और आपसे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेके। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं और अब वक्त हो गया जनाब मौसीकी का। और आज हम आपको दो ऐसे भाइयों से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर ना सिर्फ आप हैरान होंगे बल्कि उन्हें सुनकर आपको ये भी समझ नहीं आएगा कि इनमें से गा कौन रहा है और कौन खामोश है। पाकिस्तान के मशहूर जुड़वा गुलकार भाई ना सिर्फ एक जैसे दिखते हैं बल्कि इनकी आवाज, अंदाज और स्टाइल भी बिल्कुल एक जैसा है। अभी हम जब आपको दिखाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद हैं यंग एंड टैलेंटेड ट्विन ब्रदर्स हैं और ये सिंगर्स हैं और जनाब नाम है इनका मोहम्मद हसन और अब्दुर्रहमान। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान बोथ ऑफ यू। बताएं अब आप में से हसन कौन है, अब्दुर्रहमान कौन है? मोहम्मद हसन में और अब्दुर्रहमान। आप अब्दुर्रहमान हैं, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। तो ये मुझे बताएं कि आप दोनों ने इकट्ठे ही जो है गायकी शुरू कर दी या फिर पहले एक को शौक हुआ फिर दूसरे ने उसको देखा देखी फॉलो किया, उसके नक्शे कदम पे चला, क्या सीन था? ये शौक हमें इकट्ठे ही था। अच्छा, वाह वाह, हम आदात भी मिलती हैं शक्ल के साथ साथ। मैं सिंगिंग पे अभी बिल्कुल नहीं जाऊंगी। पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको आपके घर वाले पहचानते कैसे, क्या निशानी उन्होंने रखी हुई है? क्योंकि हाइट एक जैसी है, फिजिक एक जैसी है, समहाउ आप दिखते भी ये शुक्र है शर्ट चेंज पहना है। नहीं, पेरेंट्स को तो पता चल जाता है। अच्छा। मगर दादा वो और दादी अम्मा जो है उनको नहीं पता चलता। बहुत हम कभी कभार उनके साथ ट्रिक कर जाते हैं। आपने इस खूबी का, इस खासियत का फायदा भी उठाया घर में भी बाहर भी, क्या ऐसे काफी फायदा उठाया। दरअसल मैं ना दादाबू से 2 दफा ईद ले जाता हूँ। अच्छा, मैं इसी बात पे आने वाली थी। पैसे कौन यार बेचारे की यार। अच्छा, वो जब ये जाता है कहता है दादाबू वो तो वो ले गए ईद। और वो फिर मानते नहीं होंगे, नहीं तुम्हें कहते नहीं अभी तो आपको दी थी, कहते नहीं। और इसी तरह अच्छा, तो मतलब आपने अपने तालीमी इदारों में, कोई स्कूल्स में, ट्यूशंस में, अब तो आप माशाल्लाह यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए हैं, तो क्या कोई फायदा भी उठाया आपने इस तरह हमशक्ल होने का? हाँ, काफी फायदा उठाया। बिल्कुल। कोई मजेदार सा वाकया शेयर करें। मजेदार सा वाकया इस तरह कि हमारा टेस्ट था, एक इंग्लिश का था और एक मैथ्स का, स्कूल की बात है। तो मैंने इसको कहा कि यार तुम ना इंग्लिश का याद कर लो, मैं मैथ का याद कर लेता हूँ। अच्छा। हमारे सेक्शंस डिफरेंट थे। अच्छा। तो इंग्लिश का दोनों दफा मैंने दिया, इसके सेक्शन में भी जाके और अपने सेक्शन में भी मैंने दिया, और मैंने मैथ्स का सेम इसी तरह। और वो टेस्ट एक ही था और पकड़े भी नहीं गए। पकड़े भी नहीं। टीचर्स को तो पता ही चला। हाँ, एंड पे फ्रेंड्स को थोड़ा आइडिया हो गया था जो सेक्शंस के, जो शोर तो नहीं मचाया कि जी ये है ये। उन्होंने शोर मचा दिया, मगर वो भी क्योंकि टेस्ट करना था तो वो उन्होंने कुछ कहा नहीं, मैंने उनको चुप करा दिया। मैं कहा यार पहले टेस्ट कर ले, उसके बाद। अच्छा, चलो ये तो आपने फायदा उठाया ना, ये बताएं जिंदगी में क्या नुकसान भी उठाया? पता चले कि ये कहीं और कॉल्स और मैसेजेस कर रहा है और वहां गए हैं तो मार आपको पड़ गई। अभी ये ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन होगा। उसके बारे में क्या सोचे? ऐसा होगा ना ही हो, ऐसा होगा आगे जाकर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सिंगिंग का ख्याल कैसे आया कि मुझे सिंगर बनना है, मुझे गाना सीखना है, गाना गाना है? दरअसल गाना जब हम छोटी एज में थे तो हम ना एक साथ ही एक गाना सुनते होते थे और ना वही गाते होते थे। तो जब जैसे कोई फंक्शन, फैमिली गेट टुगेदर था, तो बाबा कहते थे कि चलो इनको वो गाना गाना कौन सा था? याद है अभी या नहीं? वो सोनू निगम का आते जाते, वो इंडियन एक सॉन्ग था सोनू निगम का, आते जाते गाने का नाम है। ओके ओके। तो वो हम ना गाते होते थे, तो बाबा हर फंक्शन पे ना चलो वो इनको गाना सुना। आते जाते जो दिखता है तुम सा लगता है। अच्छा, फिर गुनगुना दे। आते जाते जो मिलता है तुम सा लगता है, हम तो पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। ओ तेरे प्यार में, तेरे इंतजार में, ओ तेरे प्यार में, क्या बात है, तेरे इंतजार में।
बहुत वाह, 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 ये बहुत मेरा जबरदस्त। फेवरेट है, ये गाना मेरा आपको भी हम आवाज होना चाहिए था ना, मौका दें जरा नजब को। मैंने तभी पहचान लिया। अच्छा, मजीद बताइए कि आजकल सीख रहे हैं इसको, सीरियस पैशन बनाना चाह रहे हैं? मैं फील्ड सीखना बनाना चाहता हूँ, मगर अच्छा। आजकल दरअसल मैं CS कर रहा हूँ गेर्जन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर बहुत साइंस। अच्छा, आपको स्टडीज अपनी पहले तो कंप्लीट करनी वो उसके अंदर एक टाइम नहीं मिलता, मगर शौक के लिए तो टाइम निकल ही आता है। तो मैं कह रहा था सबसे पहले अपनी एक स्टडी कंप्लीट करूं, ये तो साथ साथ ही चलता रहेगा और साथ साथ ही हम इसको बाद में सीखेंगे जरूर, मगर अभी तक हाँ सीखेंगे जरूर ताकि मुझे ये अच्छे को बताएं और कि अच्छा देखे ना, एक और भी है हमारे पास इंडस्ट्री में मिसाल मौजूद है, लियो ट्विंस। मतलब मैंने उन्हें लाइव भी सुना है, तो क्या वो सहर तारी करते हैं, उनसे भी आप मुतासिर हैं? हाँ लियो ट्विंस का हम बहुत फैन हैं, जो जिस तरह वो इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं और जिस तरह और हर बजाते हैं इंस्ट्रूमेंट में बहुत अच्छे से प्ले कर लेते और हैं, इंस्ट्रूमेंट से एक वाइब क्रिएट करते हैं, बहुत मजा आता है। तो आपने ऐसा ही कुछ सोचा है कि हमको वो बनना है, इंस्पायर वहीं से हुए आप? नहीं, हमारा तो फॉर्मेट ही और है ना, वो तो गिटारिस्ट है, वो तो ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता है, हम तो वोकलिस्ट। चले बातें छोड़े, कुछ और सुना दें, बड़ा मजा आया आपकी आवाज सुन के। सुनो दिलावे कैसा दर्द मिलावे, ओ मेरे खुदाया क्यों दर्द बनाया, ऐसे छोड़ना दिल तोड़ना ये कोई मजाक तो नहीं, रोए रोए नैना मेरे, रोए रोए नैना मेरे, रोए रोए नैना मेरे, रोए रोए नैना मेरे। यूनिवर्सिटी में कभी वाह वाह परफॉर्म वाह, किया साहिर आपने? अली बग्गा के गाने के साथ बड़ा हाँ। उन्होंने खूब इंसाफ आपको किया, पता- मोमिना मुस्तहसन और साहिर अली बिल्कुल, बग्गा ने कभी ये गाया। आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में परफॉर्म अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी में हमने परफॉर्म किया और उनको वो भी हैरान थे कि कौन गा रहा है और Exactly, हाँ। तो वो यूनिवर्सिटी में प्रोटोकॉल तो मिलता होगा ना, लय भाई अच्छा, भाई आ गए हैं सिंगर्स हैं ट्रेनिंग यार, को गाते वैसे ही प्रोटोकॉल मिलता है, हमें बड़ा टेंशन लाइमलाइट में आए थे, एक तो अच्छा। ट्रेनिंग की वजह से अरे वाह। और ऊपर से ड्रेसिंग भी सेम रखते हैं, या थोड़ा सा फर्क मोस्टली रखते जब हैं? हम mostly फंक्शन हम परफॉर्म dressing- करते हैं तब ड्रेसिंग सेम सब सेम रखते हैं। अच्छा, फिर फैंस भी निकलते होंगे यूनिवर्सिटी में, कुछ लड़कियां कहती होंगी यार आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, हमें ऐसा भी होता होगा कहीं हाँ, ना कहीं। जब लड़कियां कहती हैं कि हम ना आपके फैन है तो आप लोग पूछते होंगे मैं या लड़के ये किसके? है ना? मुकाबला कौन दोनों में सा हो जाता वाला होगा या पसंद नहीं पे? नहीं हम उस वक्त तो थैंक यू कह के निकल जाते हैं। अच्छा, बाद बाद में। में सोचते थे कि इसने कहा किसका। अच्छा, ये वैसे कहते हैं कि जो जुड़वा होते हैं ना, कि वो कोई एक को दर्द हो तो दूसरे को भी वाह महसूस होती है, कोई इस तरह का भी सीन है? वाकई कोई सदाकत है इन बातों में? नहीं, दर्द का तो नहीं, मगर हाँ ये है इमोशंस को इस तरह emotions आएंगे, मतलब फर्क पड़ता है, मतलब ये दुखी है तो आप भी अच्छे भले हंसते हंसते दुखी हो गए। मतलब ये अगर पड़ता इसका अगर मूड किसी बात से खराब है तो मेरा वैसे ही मुझे पता भी नहीं very अगर बात interesting यार, ये तो मेरा वैसे ही अगर मुझे भी मूड गुस्सा खराब चढ़ा होगा। मूड खराब हो और जाए। अगर ये कोई सोच रहा है तो मैं आके इसको वो काम कह दूंगा या बता दूंगा या कह दूंगा कि वो काम करे, तो बड़े ये बड़ी जबरदस्त मैं बात है तो वैसे, आप और लोग- बाकी इन बातों में सच्चाई है जो लोग कहते हैं। अच्छा मैं हमारे इनकी अगली जिंदगी के बारे में सोच रही हूँ। हमारे स्कूल में जो हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स तक सेम होती थी, तो टीचर्स भी बड़े हैरान होते थे, सेम वर्ड का सेम ये स्पेलिंग। तो एक खतरनाक बात है, मतलब मजे की बात है, ये but क्या हमारे खतरनाक भी साथ at the कलीमुल्ला same time। सलीमुल्ला खेल रहे हैं? मुझे ये बताएं कि म्यूजिक की अगर हम बात कर लें तो दोनों की पसंद एक जैसी है, दोनों को एक ही तरह के मतलब सॉन्ग्स पसंद है, एक ही तरह की एक ही तर्ज की मौसीकी पसंद है, या अपनी अपनी पसंद है वहाँ पे? नहीं, एक ही तरह की, एक ही क्योंकि तरह की। गाना एक साथ होता है तो अच्छा। एक ही तरह का ना म्यूजिक पसंद है हमें, और ज्यादातर फॉक सिंगिंग हमें पसंद अच्छा, है। टेस्ट के बारे में बताइए, एक जैसा खाना पसंद है यार? खाना भी हमें सेम पसंद है। ये गलत बात है, देखिए बार बार आप लोग कह रहे हैं एक यार, जैसी चीजें अब आपने पसंद जो है, एक क्लास जैसा में किया था ना taste चीटिंग, वो आप हमारे साथ भी कर रहे हैं नहीं, कुछ लेकिन dishes- वहाँ उस्ताद अच्छा। और थे, यहाँ और है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कल को आप दोनों को एक ही लड़की पसंद आ जाते, फिर क्या करेंगे? मतलब दैट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, नहीं। क्या होगा फिर? मेरा इनी मिनी माइनी मो जिस पर भी आ गया। मेरा ख्याल है टॉस होगा। नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं। हम आपस में सजेशन कर लेंगे कि यार नहीं तुम जरा हैंडसम हो, तुम्हें और मिल जाएगी। हाँ, अच्छा, ये मुझे वाह, दे दो। वाह, 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 ये देखो उनका नेगोशिएशन करने का तरीका बड़ा अच्छा है, वो देखे एक दूसरे को उठा रहे हैं, तुम बड़े प्यारे हो, छोड़ दो मेरे लिए।
अच्छा कोई और मेरा जो माहौल को ना बड़ा खुशगवार सा बना दे। वैसे तो गुफ्तगू से तो बन ही गया है और आपने मौसीकी भी अच्छी सुनाई है। कोई और ये गाना हो जाए, डिसाइड कर लें कौन सा जो बेहतरीन आप दोनों मिलके गाते हैं, जुगलबंदी जिसमें आपकी कमाल हो। अरिजीत सिंह का एक हम गाना गाएंगे। जी जी सुनाए। आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। जो तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, के सुर में के धारे बहते हैं नजरे बचा के। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, मतलब बड़ा अच्छा गाना है और बड़ा मशहूर गाना है और हमारी तो मतलब रिपीट पे लगा रहा है मेरी तो गाड़ी में। इसको बहुत सुना है, तो थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया आपके साथ। शुगल का भी अच्छा लगा, चिलिंग का बड़ी अच्छा लगा, बातचीत करके थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस, और बड़ा अच्छा लगा आपसे भी बात करके और ये शो में आके। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। और आखिर में ये कहना चाहूंगा कि देखें, हमने तो आज ट्विनिंग की कोशिश की थी कि थोड़ा सा रेड, लेकिन आपने आगे तो हमारी ट्विनिंग को ही गिरा दिया, आपने बिल्कुल इसको फेड कर दिया। हमारा कुछ उल्टा ही हो जाता है। बहुत शुक्रिया आने के लिए। तो नाजरीन अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, पाकिस्तान का हर कोना बहुत खूबसूरत है और हमेशा ट्रैवल करने का मेरा तो मन करता है, लेकिन डेफिनेटली हमारी रूटीन इस तरह की है कि हम डेली बेस पे या मंथली भी उस तरह नहीं फ्रीक्वेंटली जा सकते। बहुत सारे मौके भी मिल चुके हैं, लेकिन आजकल जरा ये सिलसिला रुका हुआ है और उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला जहाँ टूटा था वहीं से जुड़ जाएगा दोबारा। और ट्रैवलिंग का बहुत सारे शौक रखते हैं और टूरिज्म को, और सबसे बड़ी बात ये कि टूरिज्म को तो प्रमोट करना चाहिए और पाकिस्तान करता भी है। पाकिस्तान जितने जो हम ममालिक है ना जिनको आइडियलाइज करते हैं, बिल्कुल वैसी खूबसूरती वैसी सीनरी आपको मिलती है, बस थोड़ा सा जरा सहूलियात का फुकदान है, वो अगर वहाँ पर फैसिलिटेट किया जाए। इसके साथ साथ उज़ैर छोटा सा अपनी आवाम को मैसेज देना चाहूंगी कि जब भी आप विजिट के लिए जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज में, तो उन जगहों का ख्याल किया करें, जगह जगह इजाफा करें, गार्बेज मत फेंका करें। अपने गार्बेज को जाते हैं, यूज किया, एक बैग लिया, उसके अंदर अपना गार्बेज डाला और वापस लेकर आया करें। वो जगह को खूबसूरत ही रहने दें अगले आने वाले लोगों के लिए। हम ख्याल नहीं रख पाते। बड़ा जबरदस्त मैसेज है और इसकी बड़ी अशद जरूरत हमें जाके ऐसी जगहों पर महसूस होती है। तो जनाब आपको कश्मीर की वादियों की सैर करवाते हैं, कश्मीर तो है ही जन्नत नज़ीर, तो आइए फिर देखते हैं कश्मीर की वादियों के नज़ारे, एंजॉय करते हैं। कश्मीर जन्नत नज़ीर ये वादी अल्लाह ताला के तख्लीक करदा खूबसूरत तरीन शाहकारों में से एक शाहकार है। सरसब्ज़ो शादाब और फूलों से लहलहाती हसीनो जमील वादियाँ, बुलंदो बाला पहाड़ों की खूबसूरती में लिपटी पुरकशिश झीलें, चश्मे, मौसमों के दिलकश नज़ारे, मेवों और नेमतों की फरावानी कश्मीर को पूरी दुनिया में मुनफरिद मकाम और हैसियत देती है। कश्मीर की बेशबहा खूबसूरती को देखकर ऐसा गुमा होता है जैसे दुनिया में जन्नत का टुकड़ा उतर आया हो।
गर्मी का मौसम हो या सर्दी और बर्फबारी, कश्मीर के इलाके कुदरती हुस्न और दिलकशी में अपना सानी नहीं रखते। वादिये कश्मीर हर मौसम में मुनफरिद नज़ारा पेश करती है। इन दिलकश नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए दुनिया भर से सयाह यहाँ खींचे चले जाते हैं। ज़बरदस्त, क्या बेहतरीन खूबसूरत नज़ारे हैं। और अब तो बर्फ़बारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है पहाड़ों पर, चोटियों पर। तो जब ये मुकम्मल तौर पर जो है ना बर्फ़ की चादर ओढ़ लेंगे ना पहाड़, और इन पर जब सूरज की रोशनी पड़ेगी, उससे जो कोसों कज़ा के रंग बिखरेंगे ना, क्या वो नज़ारे। और खुशकिस्मत लोग होंगे जो वो नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे और एंजॉय कर सकेंगे। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का खूबसूरत प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह हमारे कीजिएगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं ही आपके लिए जी। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत खास है। हमें मालूम होता है कि आपको अच्छा लगा और क्या मजीद देखना चाहते हैं। तो कल तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।